तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने देखा होगा हीट जो है, ओके सत्येंद्र ठीक है, आपने देखा होगा हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आपने क्या लास्ट क्लास जब कैलोरीमेट्री का सवाल मैं आपको बता रहा था, उस सवाल में आपने देखा होगा, बहुत सारे सवाल हमने सॉल्व किए थे, सारे में आपने ये देखा होगा कि कभी मैकेनिकल एनर्जी का लॉस करके हीट प्रोड्यूस किया जाता था, कभी मैकेनिकल में दो टाइप था, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। आपने देखा होगा जो एक लेड का बॉल था, वो जब जमीन पे आता था तो जमीन पे गिरते 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 नीचे आते आते वो पिघल जाता था, वो मेल्ट हो जाता था। तो बेसिकली उसका मैकेनिकल एनर्जी का जो भी लॉस होता था वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग वेदिका। तो इन द सेम वे आप हीट को डेवलप करने के लिए आपने दूसरा क्या किया था, जो 1500 किलोग्राम का एक गाड़ी था, एक वैन था, याद है वो न्यूमेरिकल हमने कर रहा था, 1500 किलोग्राम का एक वैन था, वो वैन में आपने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने के 10 सेकंड बाद वो वैन जाके रुक जाता था। वैन जब चल रहा था तो चलते वक्त उसके पास काइनेटिक एनर्जी था, वैन जब रुक गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। तो ये काइनेटिक एनर्जी गया कहाँ, फाइनल माइनस इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ गायब हो गया। एनर्जी गायब भी तो नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम तो ये एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये गायब गायब जो एनर्जी जो गायब हुआ था ना, ये गायब नहीं हुआ था एक्चुअली, जो ट्रक जो उस गाड़ी का वैन का जो चक्का था और सड़क का जो फ्रिक्शन था, सड़क जो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा था, उन दोनों के बीच में घर्षण पैदा होता है और वो फ्रिक्शन क्या करता था, हीट में कन्वर्ट करता था। यही पढ़ रहे थे ना हम। तो हमारा जो हीट है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो डिफरेंट तरीके एनर्जी को प्रोवाइड करने का डिफरेंट तरीका हो सकता है। आपने देखा मैकेनिकली आप मैकेनिकली ट्रांसफर कर सकते हो, आप थर्मली ट्रांसफर कर सकते हो, आप हीटिंग दे दो ना, आप हीटर जला दो। ये बॉक्स, ये मान लो ये बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स में गैस है, आप सिंपली इसमें हीटर लगा दो, आप इसको मैकेनिकली आप ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आप हीट को ट्रांसफर कर सकते हो। सपोज करो कि हम एक पिस्टन ले रहे हैं ना, हम एक कंटेनर ले रखे हैं, कंटेनर में एक पिस्टन लगा हुआ है, ये हमारा एक कंटेनर है, कंटेनर में क्या है, एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन से आप क्या समझते हो भाई, कहीं आसपास एग्जांपल देखे हो आप पिस्टन का? पिस्टन का एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं, कहीं आसपास पिस्टन देखे हो क्या? ये सिलिंड्रिकल है ना, ये सिलिंड्रिकल है, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा बट ये सिलिंड्रिकल है। और पिस्टन का सबसे सबसे अच्छा एग्जांपल जो होता है ना, वो सिरिंज होता है। सिरिंज जो मेडिसिन में यूज होता है ना, या सिरिंज, सिरिंज राइट राइट, सिरिंज सबसे अच्छा एग्जांपल होता है। सिरिंज जैसे ही मैं पिस्टन सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल ये कंटेनर है, ये सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है, और ये पिस्टन है ना, ये पिस्टन, दिस इज पिस्टन। तो जैसे ही मैं आपको सिलिंड्रिकल कंटेनर और पिस्टन की बात कर रहा हूँ, आप सीधा सिरिंज सोचना। सिरिंज जो होता है उसमें देखा होगा जो पुश, जो जिससे आप पुश करके दवा को जो प्रेस करते हो, जो पेशेंट्स को लगाया जाता है, वो एक, उसको जब आपने खोला होगा ना, मतलब हम लोग तो खोल के कभी कभी तो उसको जब आपने खोला होगा ना, उसमें एक ट्यूब लगा रहता था, काला रंग का ट्यूब लगा रहता है। ट्यूब क्या करता है, वो वैक्यूम क्रिएट किया रहता है अंदर में, वो बाहर निकलने नहीं देता है। तो दैट इज पिस्टन, वो एक पिस्टन ही है। उसको आप पुश करते हो, तो यहाँ भी वही करना होता है, पुश करेंगे, अगर हम पुश करेंगे तो अंदर जाएगा, गैस पुश करेगा तो ये बाहर जाएगा। तो पिस्टन बिल्कुल वही होता है, कहीं और दिमाग मत लगाना। ये आपको फिगर ये दिख रहा होगा, ये आपको फिगर रेक्टेंगुलर दिख रहा होगा, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये सिलेंडर है ना। मैं आपको 3D व्यू तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, तो आप ये समझना कि हाँ भाई, वो सीधा जब मैं बोल रहा हूँ सिलिंड्रिकल पिस्टन, तो सीधा आप सिरिंज समझ लेना कि हाँ वो सिरिंज की बात हो रही है। पिस्टन क्या है, ये वाला पिस्टन क्या है, यहाँ पे एक हैंडल, यहाँ पे गोल लगा होता था ये वाला, और इससे क्या करता है, पेशेंट्स वगैरह को जो है ना वो इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो यही है पिस्टन। चलो, तो हमने क्या किया, इसके अंदर गैस भरा हुआ है, इसके अंदर गैस रखा हुआ है, हमने प्रेशर पी पे गैस रखा हुआ है, प्रेशर पी रखा हुआ है, प्रेशर पी पे गैस रखा हुआ है। बाहर का टेम्परेचर मैंने T2 मेंटेन किया हुआ है, अंदर का टेम्परेचर मैं T1 मेंटेन कर रखा हूँ। और ये जो वॉल है ना, ये कंडक्टिंग वॉल है। ये कैसा वॉल है, ये कंडक्टिंग वॉल है। वॉल कैसा है हमारा, कंडक्टिंग है, यानी हीट का ट्रांसफर ये कर सकता है, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। अब मैंने आपको दे दिया T2 इज ग्रेटर देन T1, ये मैंने आपको टेम्परेचर दे रखा है, जो बाहर का टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर से ज्यादा है। तो क्या होगा भाई, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सारा वॉल को हीट कर रहा होगा, वॉल पे प्रेशर अप्लाई करेगा, सारा मॉलिक्यूल क्या करेगा, वॉल को हीट करेगा। वॉल क्या है, गर्म है ना, वॉल ज्यादा टेम्परेचर है ना, वॉल के पास ज्यादा टेम्परेचर है भाई, क्योंकि मैंने सराउंडिंग को मैंने ज्यादा टेम्परेचर पे रखा हुआ था, तो वॉल का टेम्परेचर ज्यादा होगा। गैस के मॉलिक्यूल्स इस वॉल से कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद गैस अपना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, कोलाइड करने के बाद गैस का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी अपना इंक्रीज कर जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी से आप क्या समझते हो, गैस का अपना कुछ एनर्जी, गैस का अपना कुछ वेलोसिटी है, रैंडम रैंडम मोशन से ये गैस मूव कर रहा होता है, रैंडम रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन से ये मूव कर रहा है।
ठीक है। तो अगर आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब क्या है, इसका वेलोसिटी बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या होता है, गैस का जो इंटरनल एनर्जी है ना, वो इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, है ना। ये एरो वगैरह मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ भाई, एरो इंक्रीज वगैरह लिखने का उतना टाइम नहीं होता, आप समझना इस चीज को। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीज कर गया, कैसे इंक्रीज किया होगा भाई, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर का टेम्परेचर कम है, या तो ऐसा समझ लो कि भाई अंदर से और बाहर के हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा, या तो ये समझो कि ये मॉलिक्यूल्स जो है ना वो कंटिन्यूअसली इस वॉल को हीट कर रहे हैं, वॉल का टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा टेम्परेचर है, तो वॉल का जो मॉलिक्यूल होगा, वॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल से जब यहाँ का मॉलिक्यूल गैस का टकराएगा, टकराने के बाद वापस लौटेगा, तो ये एनर्जी अपना इसको ट्रांसफर करेगा। इस वे में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अल्टीमेटली गैस का एनर्जी बढ़ गया, गैस का एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या होता है, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। रैंडम मोशन जो होता है गैस का, वो इंक्रीज कर जाएगा। रैंडम मोशन जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। रैंडम मोशन इंक्रीज करने का मतलब क्या है, गैस का जो इंटरनल एनर्जी है, पहले गैस किसी और एनर्जी पे रहा होगा, टेम्परेचर का जब डिफरेंस आया तो गैस का इंटरनल एनर्जी जो होता है ना वो इंक्रीज कर जाता है। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। इंटरनल एनर्जी से आप क्या समझते हो, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। इंटरनल एनर्जी का सिंपल सा मीनिंग होता है गैस का अपना काइनेटिक एनर्जी। सारा गैस मॉलिक्यूल क्या कर रहा होगा, अपने कंटेनर में क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा इधर उधर विथ रैंडम वेलोसिटी। सबका अलग अलग वेलोसिटी होता है, आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये सब पढ़ के आए होंगे। इसके 6-7 पॉस्टुलेट्स होते हैं, बहुत सारे पॉस्टुलेट्स हम लेके चलते हैं भाई, कि ये कोलिजन जो होता है वो इलास्टिक होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा ना। अगर आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पॉस्टुलेट्स पढ़ा होगा तो उसमें आपको बताया हो गया होगा कि कोलिजन जो हम मान के चलते हैं, हम प्योरली इलास्टिक कोलिजन मान के चलते हैं। तो ये वॉल के साथ इलास्टिक कोलिजन करेगा, ये कोलिजन अपने में, ये दोनों मॉलिक्यूल्स अपने में भी जो कोलिजन कर रहे होंगे, ये जो कोलिजन होगा ये भी इलास्टिक कोलिजन होता है। ये सब आप पढ़ के आओगे, ठीक है। तो हुआ क्या, अल्टीमेटली क्या हुआ, इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर गया। इंक्रीज कैसे किया था भाई, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस, हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस, हीट का अदला बदली हुआ होगा ना, हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस। ये पहला तरीका था ना। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं भाई, ये पहला तरीका है हमारा, दूसरा तरीका हम मैकेनिकल यूज कर सकते हैं क्या। अगर ये मेरा कंटेनर है, कंटेनर पे मैंने क्या लगा रखा है, पिस्टन लगा रखा है। पिस्टन वही है ना, सिरिंज वाला। इसको मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ना, मैं एक एफ एक्सटर्नल अप्लाई कर रहा हूँ, एफ एक्सटर्नल अप्लाई कर रहा हूँ, और सपोज करो कि ये पिस्टन यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यू वेलोसिटी से अंदर की ओर मूव कर रहा है। अंदर में गैस रखा हुआ है ना, अंदर में गैस रखा हुआ है, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल, सपोज कर लो कि गैस का मॉलिक्यूल इसको v वेलोसिटी से हिट कर रहा है, इस पिस्टन को v वेलोसिटी से हिट कर रहा है। जब ये v1 वेलोसिटी से ये हिट कर रहा है, हिट करने के बाद ये वापस v2 वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है। तो v2 की वेलोसिटी कितनी होगी भाई, अगर कॉलिजन पूरी तरह से इलास्टिक मानोगे तो v2 इज इक्वल टू v1 प्लस 2 टाइम्स u होता है, ठीक है। अब ये कैसे आता है, तो कॉलिजन में इसको पढ़ना है, मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं आगे बताऊंगा, अब इसमें नहीं जाते हैं कॉलिजन क्या होगा कैसे होगा। जब आप कोलिजन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये वेलोसिटी यू था, यू वेलोसिटी से पिस्टन मूव कर रहा है, और जो ये गैस है वो v1 से इसको कोलाइड करता है, कोलिजन करता है इस पिस्टन के साथ। पिस्टन को आप एक्सटर्नली मूव कर रहे हो ना, आप एक्सटर्नली मूव कर रहे हो। पहला जो प्रोसेस था, पहले प्रोसेस में मैंने टेम्परेचर ऑफ डिफरेंस के कारण काइनेटिक, इसका गैस का इंटरनल एनर्जी मैंने इंक्रीज किया था। जो पहला प्रोसेस था, इस प्रोसेस में क्या हुआ था, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण गैस का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर गया था। दूसरे प्रोसेस में मैं इसको मैकेनिकली इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, मैकेनिकली मैं वर्क करना चाहता हूँ बाहर से। तो मैंने क्या किया, मैंने पिस्टन पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मान लो इसका वेलोसिटी यू था, सारे गैस के मॉलिक्यूल्स इससे भी कोलाइड करेंगे, इससे भी कोलाइड कर रहे होंगे, सारा वॉल से भी कोलाइड कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन इस बार मैंने टेम्परेचर इसका भी टी रखा हुआ है और इसका भी टी रखा हुआ है, दोनों का टेम्परेचर मैंने सेम मेंटेन किया हुआ है। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण तो इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगा, बट फोर्स जो आप एक्सटर्नल लगा रहे हो इसके कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स फिर बढ़ जाएगा, ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इंटरनल एनर्जी इसका इंक्रीज कर रहा है, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीजेस, ठीक है। तो इन दो तरीकों से आप इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकते हो। क्या दोनों को साइमल्टेनियसली भी हम कर सकते हैं क्या, साइमल्टेनियसली, पहला प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली फर्स्ट एंड सेकंड प्रोसेस, फर्स्ट एंड सेकंड मैकेनिज्म, दोनों मैकेनिज्म को हम एक साथ कर सकते हैं क्या।
ठीक है, कैसे एक साथ कर सकते हैं? आपने घर में देखा होगा, घर में जो आपके जो बर्तन खाना वाना जो बनता है, अगर उसका एग्जांपल मैं लूं तो आपने देखा होगा कि ये जो बर्तन होता था, ये इस पे आप एक ढक्कन लगा के रखते हो ना, आप एक लीड लगा के रखते हो इसको, और इसको आप क्या करते हो, आप इसको हीट देते हो। इसमें कुछ भी आप पका रहे हो, मान लो कि आप राइस अगर आप पका रहे होते हो, तो आपने देखा होगा इसका जो वेपर होता है, दैट इज गैस जो होता है, वो गैस क्या करता है, इसको ऊपर की ओर मूव करता है। इसमें इतनी पावर होती है। हाँ, इसमें इतनी पावर होती है, गैस, ये जो कंटेनर होता है जिसमें राइस पक रहा होता है, राइस जब पकता है तो उसका जो वेपर होता है, वेपर में इतनी पावर होती है कि भाई वो उसको क्या करता है, ऊपर की ओर मूव करा सकता है। अब इसको भूल जाओ, आप राइस वाला सिस्टम को भूल जाओ, इतना तो आप समझ में आ रहा है कि हाँ राइस, लीड मतलब ढक्कन होता है, LID, लीड। लीड मतलब ढक्कन होता है। तो राइस, अगर आप राइस को, आपने हीट किसको दिया था, राइस को दिया था, राइस ने क्या किया, वो जो ढक्कन उस पर रखा हुआ था, उस ढक्कन को ऊपर की ओर पुश कर रहा है, लगातार पुश कर रहा है। लेकिन जो, हाँ लेकिन जो राइस ने इसको, राइस क्या कर रहा है, इसको पुश करा होता है। सपोज अब इस एग्जांपल को सपोज करो, ये जो पिस्टन था हमारा ना, वो जो पिस्टन था, पिस्टन के साथ मैं इसको करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा पिस्टन है ना। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हीट इसको दे रहा हूँ ना, हीट। मैंने इसको डेल्टा क्यू दिया, कोई हीट अमाउंट दिया डेल्टा क्यू। ठीक है, इसमें गैस रखा हुआ था। ठीक है, तो हीट अगर आप हीट दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, दैट इज इंटरनल एनर्जी इसका इंक्रीज किया होगा। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज किया होगा तो गैस क्या करता है, गैस का जो मॉलिक्यूल होगा वो दीवार को हर तरफ से पुश करेगा, सारा दीवार को पुश कर रहा होगा, इसको भी पुश कर रहा होगा, इसको भी पुश कर रहा, इसको भी पुश कर रहा होगा। ये सब दीवार तो इसका मूव करने वाला है नहीं, दीवार तो मूव नहीं करेगा ना, पिस्टन इसका मूव कर जाएगा। पिस्टन मूव करके सपोज करोगे थोड़ा सा आगे चला गया, पिस्टन मूव करके थोड़ा सा आगे चला गया। ठीक है, मान लो पिस्टन अब मेरा यहाँ पे चला है ना, पिस्टन मेरा कुछ यहाँ पे आ गया। तो अगर ये जो प्रेशर अप्लाई किया रहा था, गैस का प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, प्रेशर इंक्रीज करने के बाद गैस ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया यानी क्या हुआ, वर्क डन बाई गैस, गैस ने कुछ वर्क किया होगा। सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में गैस को डेल्टा डब्ल्यू वर्क करना पड़ा। ध्यान से समझो, यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आ रहा है ना। सपोज करो कि गैस ने जो प्रेशर अप्लाई किया, गैस इस पे, इस वॉल पे भी गैस ने प्रेशर अप्लाई किया, इस वॉल पे भी गैस ने प्रेशर अप्लाई किया, इस वॉल पे भी गैस ने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर के कारण एक फोर्स आया। ये वॉल भी एक फोर्स फील करेगा, ये वॉल भी एक फोर्स फील करेगा, ये भी एक फोर्स फील करेगा। बट ये वॉल मूव नहीं करने वाला है। मूव हमारा, मूव कौन करेगा, ये पिस्टन मूव कर जाएगा। अगर पिस्टन पे आप एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो ये पिस्टन मूव कर जाएगा। सपोज करो कि ये पिस्टन मूव करके इस नए पोजीशन पे आएगा, दिस इज द न्यू पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो इस पिस्टन को, ये गैस ने क्या किया था, गैस ने एक फोर्स लगाया, इस फोर्स के कारण एक मूवमेंट हुआ। और अगर ये मूव किया है तो डेफिनेटली एक वर्क भी किया होगा, तो वर्क डन बाई गैस, गैस ने कुछ वर्क किया, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वर्क डन भाई गैस, गैस ने कुछ वर्क किया भाई। ठीक है, गैस ने कुछ वर्क किया, डेल्टा ट्यू क्या है, डेल्टा क्यू क्या है, हीट गिवन टू द गैस, गैस को हमने हीट दिया, हीट गिवन टू द गैस। तो जो भी गैस को आपने हीट दिया होगा, अगर ये पिस्टन सपोज ऊपर मूव नहीं करता, इसको अगर आप फिक्स कर देते, इसको और आपने इसको फिक्स कर दिया होता, तो सारा का सारा हीट कहाँ जाता, इस गैस के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में चला जाता। अगर मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा पहले सुनो मैं बोल क्या रहा हूँ। सपोज करो कि मैंने इसको हिंज से यहाँ पे फिक्स कर दिया होता, इस दोनों एंड को अगर मैंने फिक्स कर दिया होता, और मैं इसको हीट देता जाता, मैं इसको हीट देता जाता, हीट देता जाता, तो होता क्या, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता जाता। यानी गैस का इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, गैस का अपना एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, वो इंक्रीज करता रहता। मैं अब इस पिस्टन को अगर मैं फ्री कर दूं, सपोज करो इस पिस्टन को अगर मैं फ्री कर देता हूं मूव करने के लिए, ये पिस्टन क्या है, मूव करने के लिए अगर ये फ्री है तो पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा। यानी जो इसके पास जो इंटरनल एनर्जी था उसी का कुछ हिस्सा गैस ने अपने इस इंटरनल एनर्जी के कुछ हिस्से को खर्च किया होगा इस पिस्टन को यहां से यहां तक मूव कराने में। ठीक है, तो डेल्टा क्यू में से कुछ हिस्सा, डेल्टा क्यू में से कुछ हिस्सा, कौन सा हिस्सा, वर्क वाला हिस्सा जिसको उसने वर्क किया होगा, ये वाला हिस्सा कहाँ चला गया, ये उसके इंटरनल एनर्जी में चला गया। इंटरनल एनर्जी में इतना का लॉस हुआ होगा भाई, बताओ। गैस का इंटरनल एनर्जी क्या कि इतना अमाउंट से लॉस करेगा या नहीं करेगा, डेल्टा क्यू अमाउंट आपने इसको दिया था, आपने इस गैस को कितना दिया, डेल्टा क्यू दिया। डेल्टा क्यू में से कुछ हिस्सा, ये गैस जो था ना, गैस वाइब्रेट, गैस का एनर्जी बढ़ गया, गैस एनर्जी बढ़ने के बाद गैस प्रेशर अप्लाई कर रहा था, वॉल पे अप्लाई किया, पिस्टन पे अप्लाई किया, वॉल तो मूव करने से रहा, तो पिस्टन इसका मूव कर गया, पिस्टन मूव किया तो आखिर वर्क कौन किया, गैस ही तो किया ना। तो जो भी आपने वर्क दिया इसको, उसका कुछ हिस्सा कहाँ चला गया, वर्क में चला गया। सपोज करो कि आपने डेल्टा क्यू 5 जूल का आपने हीट दिया था, आपने इस गैस को 5 जूल का हीट दिया, 5 जूल में से गैस ने क्या किया, 2 जूल का वर्क कर दिया गैस।
गैस ने इस पिस्टन को यहाँ से यहाँ तक मूव कराने के लिए गैस 2 जूल खर्च कर दिया यहाँ पे, तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा? तो गैस का इंटरनल एनर्जी अभी भी कितना है? 3 जूल रहेगा। बताओ भाई, समझ में आ रहा है? गैस का इंटरनल एनर्जी अभी कितना है? 3 जूल रह गया। 5 जूल जो था, 5 जूल हीट मैंने दिया था, 5 जूल का हीट मैंने दिया, 2 जूल गैस ने खर्च कर दिया। गैस ने 2 जूल खर्च कर दिया। खर्च कहाँ किया था इसने? इसने इस पिस्टन को यहां से यहां तक मूव कराने के लिए खर्च किया। ये वर्क कहाँ से आया भाई? अगर पिस्टन मूव किया यानी कि कुछ वर्क किया, तो आखिर ये वर्क किस कीमत पे आता है? ये वर्क जो हीट आपने दिया है वही तो हीट, कुछ हीट को ये रखेगा, कुछ हीट, कुछ उसी में से कुछ हीट का हिस्सा जो होगा उसको वो क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस करेगा। कुछ गैस वर्क करता है। तो इसको बाद इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं आगे पीछे, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ क्या? दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये क्या बोल रहा है भाई? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? जो भी आप हीट इंपार्ट करते हो किसी भी गैस को, आप जो भी आप हीट दे रहे हो, सारा का सारा हीट 2 जगह जाएगा। ही एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तीनों एनर्जी का फॉर्म है। तीनों को आप ना क्रिएट कर सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अगर आपने 5 जूल का हीट इस गैस को दिया होगा, तो ये 5 जूल का पूरा हिसाब किताब मुझे चाहिए भाई। 5 जूल कहाँ गया? पूरा हिसाब किताब 5 जूल का मुझे चाहिए। तो गैस ने क्या किया? इस 5 जूल में से 3 जूल अपने पास रख लिया। गैस ने क्या किया? 3 जूल अपने पास रख लिया और 2 जूल का इसने वर्क कर दिया। हीट हमारा हमारा एनर्जी, हमारा जो एनर्जी था वो कंजर्व रह गया। और इसका प्रिंसिपल कौन सा होता है? प्रिंसिपल इसका कौन सा है भाई? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है ना। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस प्रिंसिपल पे काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल होता है एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो भी एनर्जी आप दोगे इस गैस को, आपने जो भी एनर्जी दिया होगा, या तो गैस अपना इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा और या तो गैस कुछ वर्क कर रहा होगा। दोनों साइमल्टेनियसली भी कर रहा होगा। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बताओ भाई, यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछो। गैस का एनर्जी कहाँ जा रहा है, गैस को हम वर्क कितना कर रहे हैं, गैस वर्क क्यों कर रहा है, कहाँ से कर रहा है? बताओ किसी को कुछ भी डाउट है तो। क्लियर है सबका? आगे बढ़े? चलो ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो भी हीट हम देंगे, गैस को हमने जो भी हीट दिया है, सारा का सारा हीट कहाँ जा रहा है? या तो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और या तो गैस कुछ वर्क करेगा, वर्क डन बाय द गैस। चलो, कुछ टर्म्स अब हमारे पास कुछ टर्म्स होने चाहिए। तो कुछ टर्म्स आप याद रखो, जैसे हीट, हीट गिवन, हीट गिवन टू द सिस्टम। सिस्टम से मतलब गैस को होता है। हीट गिवन टू द सिस्टम जो होगा ना, अगर तो डेल्टा एच जो होता है, डेल्टा क्यू, इसको हम लोग डेल्टा क्यू से इंडिकेट करेंगे। इसको हम लोग डेल्टा क्यू से इंडिकेट करेंगे और ये हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? हीट गिवन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। सिस्टम हीट इजेक्ट कर रहा है, वो जो सिस्टम था ना वो हीट को इजेक्ट कर रहा होगा। हीट गिवन बाय द सिस्टम, इसको हम किससे लेकर के चलेंगे? हमारा डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम करेगा तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम के द्वारा जो वर्क होगा उस वर्क को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, और सिस्टम वर्क इज डन टू द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, देन डेल्टा डब्ल्यू जो होगा वो निगेटिव होगा। ये चारों टर्म्स आप क्लियर रखो। अगर आप सिस्टम पे वर्क करोगे, अगर गैस वर्क करेगा ना तो गैस का वर्क पॉजिटिव होता है। अगर आप एक्सटर्नली सिस्टम पे वर्क कर रहे हो तो गैस का वर्क क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। हम हमेशा गैस का वर्क बात करते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। आपने ये पढ़ा है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में? बताओ भाई, केमिस्ट्री का फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है ना, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू होता है। ये माइनस साइन क्या बता रहा होता है? ठीक है, तो ये माइनस साइन केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, हम लोग केमिस्ट्री में सब कुछ क्या पढ़ते हैं? वर्क डन ऑन द गैस पढ़ते हैं। गैस पे आपने कितना वर्क किया, एक्सटर्नली गैस पे आपने कितना वर्क किया था, दैट्स वाई ये नेगेटिव साइन आता है। हम लोग जो पढ़ते हैं ना वो हम लोग पढ़ते हैं गैस, वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, हम लोग का ये स्टेटमेंट है प्लस। तो ये बताता है ना, ये वर्क डन बाय द गैस होता है, वर्क डन बाय द गैस होता है, बाय द गैस होता है। और ये वर्क डन ऑन द गैस होता है, गैस पे आपने वर्क किया होगा, एक्सटर्नली ऑन द गैस।
यही अंतर होता है दोनों में, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, ये दोनों दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, वर्क निकालते हैं। समझ में आ रहा है भाई यहां तक? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। वर्क डन बाई ए सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क डन कितना होता है ये हम अभी डिराइव करने जा रहे हैं। चलो देखो भाई ये हमारा पिस्टन है ना, ये हमारा पिस्टन है, ठीक है। ये सिलिंड्रिकल पिस्टन है, इसका एरिया ए है ना, इसका एरिया है। और ये सिलेंडर है, अगेन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये सिलेंडर है ना, ये इसको आप रेक्टेंगल मत समझना, ये सिलेंडर है। बिल्कुल सिरिंज, सिलेंडर की मैं बात कर रहा हूँ तो सिरिंज, जो नर्स डॉक्टर लोग जो सिरिंज होते हैं ना वो सिरिंज है ये। तो ये सर्कुलर है, ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है बट ये सर्कुलर है, सिलिंड्रिकल है। तो इसमें क्या रखा हुआ है? गैस रखा हुआ है, गैस एट प्रेशर पी रखा हुआ है। प्रेशर पी है, गैस है, तो फिर गैस क्या करेगा? सारे वॉल को कोलाइड कर रहा होगा, सारे वॉल पे इसका कोलिजन तो होगा ही होगा, सारे वॉल्स पे प्रेशर तो अप्लाई कर ही रहा होगा। एट द सेम टाइम ये पिस्टन पे भी प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। और अगर मैं इस प्रेशर, अगर जो प्रेशर ये अप्लाई कर रहा है, जो भी प्रेशर ये अप्लाई कर रहा होगा पिस्टन पे, इसका एरिया अगर ए है, पिस्टन का एरिया कितना है भाई? ए है, सिलेंडर का एरिया ए था तो पिस्टन का भी एरिया ए होगा। अगर मैं इस पे लगने वाला फोर्स निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा? प्रेशर टाइम्स एरिया हो जाएगा क्या? बताओ भाई, फोर्स का फॉर्मूला ये होता है ना, प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, प्रेशर बराबर, तो एरिया वहां एरिया मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई? चलो अब आपने, अब सपोज करो कि गैस क्या करता है। ठीक है, तो फोर्स कितना हो गया? फोर्स बराबर प्रेशर टाइम एरिया हो गया। अब सपोज करो कि गैस जो था ना, गैस इंक्रीज करना, गैस अपना पिस्टन जो था ना, वो गैस का थोड़ा सा मूव कर जाता है, हल्का सा मूव करके कुछ यहाँ पे चला आता है। ठीक है, गैस का पिस्टन कुछ हल्का सा मूव करता है, मान लो dx डिस्प्लेसमेंट के लिए गैस मूव करता है। ठीक है, dx लिख लो या डेल्टा एक्स लिख लो, स्मॉल डेल्टा एक्स, बहुत ही स्मॉल। अगर मैं यहां से आपसे वर्क पूछूं, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय दी गैस, गैस के द्वारा वर्क डन कितना हुआ भाई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको अगर मैं डेल डब्ल्यू लिखूं, फोर्स कितना था? पी ए, और डिस्प्लेसमेंट कितना था भाई? डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स। इसको मैं रीअरेंज अगर करूं तो पी को मैं अलग लिखता हूं और ए इंटू डेल्टा एक्स लिख सकता हूं क्या? इसको मैं और भी अगर रीअरेंज करूं, एरिया इंटू डेल्टा एक्स क्या होता है? दिस इज द वॉल्यूम ना, तो मैं इसको चेंज इन वॉल्यूम लिख सकता हूं क्या? बताओ भाई, दिस इज द वर्क डन। बोलो कोई डाउट है इसमें तो? ये कैसे है फॉर्मूला? वर्क डन बराबर प्रेशर इंटू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। बताओ भाई किसी को कुछ डाउट है तो? वर्क डन क्या होगा? गैस क्या कर रहा होगा? इसको कंटिन्यूअसली पुश कर रहा होगा, गैस इसको भी पुश कर रहा होगा, गैस सारे वॉल को पुश कर रहा होगा, सारे वॉल पे प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, लेकिन वो ये वॉल्स तो नहीं मूव करेंगे ना, पिस्टन जो होगा वो मूव करेगा। पिस्टन जब मूव करके थोड़ा सा, सपोज मैंने मान लिया कि भाई डेल्टा एक्स डिस्टेंस से ये डिस्प्लेस कर गया होगा, ये पूरा पिस्टन डेल्टा एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर गया होगा, तो आखिर गैस ने कुछ वर्क किया होगा। तो गैस का वर्क कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मुझे फोर्स पता है, ये गैस इस पिस्टन पे कितना फोर्स लगा रहा होगा? प्रेशर टाइम्स एरिया, दिस इज अ फोर्स। फोर्स में मैंने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, दिस इज द वर्क डन। अब सपोज करो कि इसका वॉल्यूम पहले V1 था, वॉल्यूम अगर V से VI, इसको मैं लेके चला गया, V को VF तक मैं लेके चला गया, इसका वॉल्यूम यहाँ पे था, इसको मैंने इंक्रीज करते करते और आगे ले गया। फाइनली मैंने क्या किया? इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक लेके चला गया। यहाँ का वॉल्यूम अगर मैं VI मान लूं इनिशियल वॉल्यूम, और यहाँ का वॉल्यूम मैं VF मान लूं। ठीक है, देखो भाई ध्यान से समझो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, गैस ने क्या किया अपना, गैस ने वर्क करते करते, पिस्टन पहले VI पे था, इस पोजीशन पे था पहले पिस्टन, पिस्टन को मूव करते करते वो VF तक लेके चला गया। तो होता क्या है, जैसे जैसे गैस अपना वॉल्यूम बढ़ाएगा ना, गैस जैसे जैसे अपना वॉल्यूम बढ़ाता है, वैसे वैसे गैस के अंदर का जो प्रेशर है, जो आपने पी अज्यूम कर रखा था, ये भी चेंज करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, गैस के अब वॉल्यूम को अब जैसे जैसे पिस्टन आगे की ओर मूव करेगा ना, वैसे वैसे इसका जो प्रेशर है ना, प्रेशर भी चेंज करता जाता है। तो अब जब इसका इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम जब चेंज करेगा तो प्रेशर चेंज करेगा, तो वर्क डन जो होता है ना, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं भाई? ये वर्क डन जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है, दैट इज dw इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dv विच इज इक्वल्स टू vi से vf तक आप ले जाते हो। इसमें होता क्या है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि गैस का वॉल्यूम, जब आप थोड़ा सा भी गैस का वॉल्यूम अगर आप बढ़ाते हो या घटाते हो, तो गैस का प्रेशर बहुत जल्दी चेंज करता है। सॉलिड के साथ और लिक्विड के साथ इतना जल्दी चेंज नहीं होता है। सॉलिड में भी ये सब चीजें हो रही होती हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन गैस का अगर आपने हल्का भी वॉल्यूम बढ़ाया
या घटाया तो गैस का प्रेशर बहुत ड्रास्टिकली चेंज कर जाता है, गैस की डेंसिटी बहुत ड्रास्टिकली चेंज करती है। तो प्रेशर, चेंज इन प्रेशर और चेंज इन डेंसिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मेरा प्रेशर अगर मेरा वेरिएबल हो गया तो इस वेरिएबल को मैं इंटीग्रेशन के बाहर में नहीं निकाल सकता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है ना, ये गलत स्टेप हो जाएगा। इसको मैंने आपको बताया था, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जब आप डिराइव कर रहे ना, तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के दौरान मैंने आपको बताया था, एक बैच में मैं बताया हूँ कि भाई आप इसको, प्रेशर को आप बाहर नहीं निकाल सकते। अगर प्रेशर वेरिएबल है तो वेरिएबल को हम बाहर इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते है ना। जो भी आपने चेंज किया, ये अगर आपका पिस्टन था ये पिस्टन पहले यहाँ था, यहाँ पे वॉल्यूम V1 था, ये पिस्टन यहाँ चला गया, वॉल्यूम V2 हो गया, इसका प्रेशर P आपने रखा हुआ था ना, तो सिंपली वर्क डन कितना हो जाना चाहिए था, P वॉल्यूम V2 माइनस V1। बट ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कब होगा? जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। और प्रेशर कांस्टेंट किस केस में होता है भाई? कौन सा प्रोसेस होता है जिसका प्रेशर कांस्टेंट होता है? कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसका प्रेशर कांस्टेंट होता है? बताओ, केमिस्ट्री में इतना पढ़ के आए हो भाई, आप लोगों को नहीं पता है जिस प्रोसेस में गैस का ऐसा प्रोसेस, आइसोबारिक, यस आइसोबारिक। आइसोबारिक में जब मैं वर्क डन निकालने जाऊंगा ना, तो उसका मैं डायरेक्ट फॉर्मुला अप्लाई कर दूंगा, ये वाला फॉर्मुला मैं डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ ओनली फॉर आइसोबारिक। आइसोबारिक का पी कांस्टेंट होता है, ठीक है। वॉल्यूम तो बढ़ रहा होता है, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखता हूँ, पता नहीं कौन सा मैकेनिज्म, मुझे नहीं पता है, बट प्रेशर कांस्टेंट होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबैरिक। तो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होगा वो P टाइम्स V2 माइनस फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, डायरेक्ट। आइसोबारिक के अलावा कोई भी प्रोसेस में मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करूंगा इस फॉर्मूले को। आइसोबारिक के अलावा कोई भी फॉर्मूला होगा मैं सीधा इंटीग्रेशन पे जाऊंगा। ठीक है भाई, बताओ यहां तक क्लियर है? मैं कब कब मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, कब मैं इंटीग्रेशन यूज कर रहा हूँ? इंटीग्रेशन इसलिए यूज करना पड़ रहा है क्योंकि आइसोबैरिक में तो ये P कांस्टेंट होता है, P को आप बाहर निकाल के लेके चले जाओगे। लेकिन अगर ये प्रोसेस आइसोबैरिक नहीं है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम जैसे जैसे चेंज करा, ये यहाँ पे आया तो इसका वॉल्यूम प्रेशर P था, यही जब पिस्टन जब यहाँ पे आ जाएगा ना, तो इसका प्रेशर कुछ चेंज कर जाएगा, P2 हो जाएगा। ये पिस्टन जब मूव करके यहाँ पे आएगा तो इसका प्रेशर P3 हो जाएगा। ये पिस्टन मूव करके यहाँ आ रहा होगा तो इसका प्रेशर P4 हो जाएगा। तो P को आप डायरेक्ट आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। दिस इज कंपल्सन है हमारा, मैं इस P को बाहर नहीं निकाल सकता हूँ जब तक कि वो प्रोसेस मुझे ये ना बोल दे कि भाई हाँ, ये जो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, ये हम आइसोबारिक प्रोसेस के थ्रू मैं इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूँ। अब आइसोबारिक प्रोसेस पता नहीं क्या होता है, कैसे इसको इंक्रीज करेगा, ये इस समय मुझे मतलब नहीं है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि अगर ये प्रोसेस आइसोबारिक है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेना ना, ये वाला डायरेक्ट अप्लाई कर लेना। और अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर ये प्रोसेस आइसोबारिक नहीं है तो इंटीग्रेशन के अलावा आपके पास दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है, डेफिनेटली आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्लियर है भाई? कब हम इंटीग्रेट करेंगे, कब हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, बताओ? ठीक है, चलो पूछो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है अभी, बोलो। नो सर। डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है, आ जाओ। अब हम इसको तो ये मेरा फॉर्मूला क्या आ गया भाई, DW बराबर इंटीग्रेशन इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम, मुझे इंटीग्रेशन पे जाना ही पड़ेगा, P dV, दिस इज द वर्क डन। इसको अगर मैं पीवी कर्व पे दिखाना चाहूँ तो भाई, ये इंटीग्रेशन पे आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े हो क्या? कुछ आइडिया वगैरह है या फिर मैं मतलब ऐसे ही बके जा रहा हूँ यार? कुछ समझ में आ रहा है नहीं यार? इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? पीडीवी को अगर ग्राफ पे मैं शो करने बोलूँ तो आप लोग शो कर सकते हो क्या? पीडीवी क्या होता है? कुछ आइडिया है या फिर एकदम नहीं है? बताओ, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, इलेबोरेट करके चलूंगा, अदरवाइज मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। पढ़े हैं लेकिन मतलब दिक्कत होती है, ऐसा होगा ना भाई? विशाल, वेदिका बताओ, मयंक, विवेक, इंटीग्रेशन वगैरह से वाकिफ हो या थोड़ा डिटेल करके ही चले हम? सर ठीक है, इंटीग्रेशन एक बार बता दो। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या बताऊं मैं? इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है? इंटीग्रेशन समेशन होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है? समेशन होता है। समेशन ना, दिस इज कॉल्ड समेशन। इंटीग्रेशन है क्या भाई? इंटीग्रेशन सम होता है, और क्या होता है? अब न्यूटन ने जब इसका आविष्कार किया था, तो न्यूटन ने क्या बोला था कि आप जब इसको डिस्प्लेस करते हो ना, इसके वॉल्यूम को आपको यहां से लेकर के आपको यहां लेके जाना है। देखो इंटीग्रेशन थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ का जो वॉल्यूम था, इस गैस का जो वॉल्यूम था, इस गैस का वॉल्यूम यहाँ पे जो भी था, इस गैस के वॉल्यूम को बढ़ा के आपको यहाँ तक लेके चले जाना है, इसको मूव कराते जाना है, मूव करा करके आपको यहाँ तक लेकर के चले जाना है। तो न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन ने बोला कि भाई ऐसा करो, ये तो प्रेशर तो वैरी करता जाएगा, ये पी तो वैरी करता जाएगा, तो तुम ऐसा करो, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक के पूरे प्रोसेस को ना छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड कर दो, छोटा छोटा टुकड़ा में लेकर के जाओ इसको। एक छोटा टुकड़ा यहाँ ले लो, ठीक है, इसका लेंथ मान लो dx है। फिर अगेन छोटा टुकड़ा एक और ले लो,
इसका लेंथ अगेन dx है, अगेन एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, इसका लेंथ dx है, ठीक है। और इसके लिए क्या करो, वर्क निकालो, इसके लिए वर्क निकालो, इसके लिए वर्क निकालो। और न्यूटन ने ये बोला था कि ये इतना छोटा है, ये डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा है, इतना छोटा है मतलब बहुत छोटा है, मतलब बहुत 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 छोटा है, जितना सोच सकते हो उससे भी ज्यादा छोटा है ये। तो न्यूटन ने बोला कि भाई इसके लिए जो है ना, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क होगा ना वो कांस्टेंट होगा, उसके लिए प्रेशर जो होगा ना वो कांस्टेंट मान के चला। वो यहाँ पर जो आएगा वो भी प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसके लिए जो वर्क आएगा वो भी वर्क क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो अब क्या करना है, यहां से लेकर के यहाँ तक तुमने इन्फाइनाइट टाइम्स, कितने टाइम्स में इसको बांट दिया, इन्फाइनाइट टुकड़ों में बांट रखा है डिस्प्लेसमेंट को। तो न्यूटन ने बोला सबको ऐड करो भाई। तो जो एडिशन है ना दैट इज इंटीग्रेशन, एडिशन ही इंटीग्रेशन, और कुछ है नहीं। इन सबको ऐड करना इज इंटीग्रेशन। इसके लिए कुछ आपने वर्क निकाला होगा, वर्क कैसे निकाला होगा, P1 dx निकाला होगा पहले के लिए, दूसरे के लिए आपने फिर से निकाला होगा, P2 dx निकाला होगा, दूसरे वाले के लिए निकाला होगा, तीसरे के लिए आपने P3 dx निकाला होगा। न्यूटन ने बोला कि भाई दिस प्लस दिस इक्वल्स टू वर्क डन, नेट वर्क। तो इन तीनों को समेशन करने का जो नया तरीका है ना दैट इज मैथमेटिक्स। इन तीनों को सम, इंटीग्रेशन इज बेसिकली सम और कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन बोला कि इन तीनों को सम करने का मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ। तो इंटीग्रेशन का आविष्कार वहां से हुआ था कि बोला कि भाई चलो इन तीनों को ऐसे ऐड ना करके मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बता देता हूँ। तो सिंपली क्या किया गया इंटीग्रेशन में, ये P था और ये dx था, इसका वॉल्यूम V1 था और इसका वॉल्यूम VF चला गया, VI से VF चला गया। दिस इज द वर्क डन। तो इसमें P जो होता है ना, ये P इज अ फंक्शन ऑफ x होता है। P अगर dx के साथ यहाँ dv होगा, सॉरी dx नहीं होगा dv होता है। P जो होता है ना ये फंक्शन ऑफ वॉल्यूम होता है, फंक्शन ऑफ वॉल्यूम होता है। फंक्शन तो पर क्या आए हो ना, यानी इस P में कुछ छिपा हुआ है ना, P में वॉल्यूम छिपा हुआ है, वॉल्यूम हाइट्स। ये आपको दिख नहीं रहा है बट वॉल्यूम जो होगा ना, इसमें वॉल्यूम का एक कंपोनेंट वॉल्यूम हाइट्स, इसमें P में ना एक वॉल्यूम छुपा हुआ रहेगा। ये हम अभी देखेंगे ना, अभी जस्ट मैं देखने वाला हूँ कि भाई आखिर P में वॉल्यूम कैसे छुपा हुआ है, इसको हम अभी देखेंगे। तो P कोई फंक्शन V का होगा, उसको हम अभी देखेंगे, भरोसा रखो तुरंत अभी हम देखने वाले हैं। P में क्या होता है, एक वॉल्यूम छिपा हुआ होता है। तो वॉल्यूम छिपा हुआ है तो हर तरह का वॉल्यूम मुझे पता चल जाता है और हम फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, बस यही है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन समेशन है। अगर आप इसका वॉल्यूम, अगर आपको यहाँ ये वॉल्यूम था, इसका वॉल्यूम को बढ़ा के अगर आपको यहाँ तक ले जाना है तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, इनफाइनाइट सिमल टुकड़े। कितने टुकड़े, इनफाइनाइट टुकड़े में बांट दो, जिसका लेंथ dx है, ये dx, ये dx, ये dx, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट सबको अब ऐड करना है ना आपको, इसको ऐड करो। तो ऐड करने का तरीका जो है ना वो इंटीग्रेशन है। इसको डिवाइड करना इंटीग्रेशन नहीं है ना। इसको डिवाइड करके तो मैंने वर्क निकाला, मैंने इसके लिए वर्क निकाला dw1 निकाले, इसके लिए मैंने वर्क dw2 निकाला, मैंने इसके लिए वर्क dw3 निकाला, मैंने इसके लिए वर्क dw4 निकाला। करते करते मैं n टाइम्स मैंने वर्क निकाल लिया। अब प्रॉब्लम आ रही है कि भाई इन सबको मैं ऐड करूं तो करूं कैसे। तो वही इंटीग्रेशन यहीं पे आता है, इन सबको इंटीग्रेट कर दो, तुरंत ऐड हो जाता है। अदरवाइज स्टेप वाइज ऐड करते रहो, कर लोगे तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ओके सर। बेसिकली इंटीग्रेशन जो होता है ये समेशन होता है। ये साइन आपने देखा होगा, n बराबर 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाता है, ऐसा था साइन। इसको देख कर आपको एकदम चक्कर आने लगता होगा, ये सब साइंस वगैरह देख करके। ये जो साइन है, समेशन का साइन है, इसको देख के चक्कर आने लगता होगा। ये बेसिकली समेशन है, समेशन बेसिकली इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन इज अनदर फॉर्म ऑफ समेशन, दोनों बराबर है। तो थोड़ा सा हिम्मत दिखाओगे तो ये सब चीजें समझ में आएंगी, बट हिम्मत आपको दिखाना होगा ना, हम समझाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे कुछ फंक्शन रहता है, यहीं पे पीडीवी को आप यहाँ भी आप लिख सकते हो, पीडीवी लिख लो, n बराबर 1 से इन्फिनिटी तक ऐड कर दो, आपको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसके बिना भी काम चला सकते हो। लेकिन फिर वही बात आएगी ना कि भाई इसको इनफिनाइट टाइम में कैसे ऐड करूं। तो इंटीग्रेशन आपका काम हल्का करता है ओके और सर, कुछ आ नहीं गया। करता है, इंटीग्रेशन आपका काम हल्का करता है। ठीक है, चलो। तो मैं बता रहा था कि अगर मैं इसको पीवी डायग्राम पे ड्रॉ करूं, इस वर्क को मैं पीवी डायग्राम पे वर्क करूं, मैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा था ना, तो इसको मैं पीवी डायग्राम पे प्लॉट करने जा रहा हूँ। ये वॉल्यूम है, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या रखा हुआ है, वॉल्यूम, और वाई एक्सिस पे मैंने प्रेशर रखा हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज वॉल्यूम। ठीक है, अगर आप इसको एक्स एक्सिस पे अगर इसको पीवी डायग्राम पे प्लॉट करते हो तो ये कर्व कुछ ऐसा आता है। कोई भी एक कर्व ले लो, ठीक है, यहाँ पे इसका इनिशियल कंडीशन ये था, इनिशियल फाइनल कंडीशन ये है। तो पीडीवी बेसिकली क्या देता है, वो एरिया देता है। इंटीग्रेशन का एरिया जो होता है ना, पीवी कर्व का एरिया जो होता है ना, वो पीडीवी होता है। ये भी एक जान जाओ, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है। पीडीवी जो होता है वो क्या होता है, वी से वीएफ। ये क्या होता है भाई, दिस इज द एरिया, एरिया बाउंडेड बाई
PV curve, the V axis and the ordinates. ऑर्डिनेट्स कौन होते हैं भाई बताना, कोऑर्डिनेट क्या होता है? इस एक्स और वाई में ऑर्डिनेट कौन है भाई बताओ, बताओ ऑर्डिनेट कौन है भाई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ रखा है ना, वाई एक्सिस। गलत है लक्ष्मी, और कोई बताओ भाई। प्रेशर, नहीं 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 नहीं, सही सही सही, प्रेशर, सही 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 बोला, वाई एक्सिस होता है, राइट राइट। एक्स को एब्सिसा बोलते हैं ना, एक्स को एब्सिसा बोलते हैं, राइट राइट राइट। एक्स जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एब्सिसा बोलते हैं ना, और वाई को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, राइट राइट राइट, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। हाँ, नहीं, एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं सोलोनी, एक्स एक्सिस को तो एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ऑर्डिनेट्स कौन कौन से ऑर्डिनेट्स मुझे लेने होते हैं भाई? जो एक तो ऑर्डिनेट आप ये वाला लोगे, ये पूरा V1 यहां से यहां तक का पूरा ये वाला, ठीक है, और एक ये होगा। तो इसके बीच का ना आपको ऑर्डिनेट्स ऑर्डिनेट्स तो इसके बीच का आपको पूरा का पूरा एरिया लेना होता है। दिस इज द होल एरिया। ये एरिया आपको क्या देगा भाई? ये एरिया आपको क्या देगा? दिस इज द वर्क डन। अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करना चाहते हो इसी कर्व को, वर्क डन को निकालने के लिए अगर आप ग्राफ का हेल्प लेना चाहते हो, तो दिस इज द ग्राफ। ये कर्व मैंने कैसे बनाया भाई? देखो फिर से देखो भाई। ये कर्व बनाया, कुछ भी कर्व हो सकता है। तो ये जो एरिया जो भी ये बनाएगा ना, जो भी एरिया वाई एक्सिस के साथ मिलकर के बनाएगा, ये ये पूरा एरिया जो होता है ना, दैट इज द वर्क डन बाय पीवी। ये अगर पी है, ये अगर वी है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है ना, वो इसका क्या देता है? वो इसका एरिया देता है, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन था और ये फाइनल कंडीशन था। इनिशियल और फाइनल से क्या समझते हो? इसका प्रेशर P इनिशियल है, इसका वॉल्यूम V इनिशियल है, और इसका टेम्परेचर T इनिशियल है। आपने गैस को चैम्बर में रखा हो तो पता नहीं चैम्बर में आपने क्या किया, आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, आपने प्रेशर इंक्रीज किया, पता नहीं, बहुत सारे प्रोसेस है, सब हम आगे पढ़ने वाले हैं प्रोसेस। तो आपने कुछ ऐसा प्रोसेस किया होगा कि इसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो VF हो गया, फाइनल वॉल्यूम VF हो गया, फाइनल प्रेशर PF हो गया, फाइनल टेम्परेचर TF हो गया। तो यहां से यहां तक जो आपने मूव किया था, इसके लिए मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे वर्क बताओ, कि भाई गैस ने कितना वर्क किया होगा। तो दिस इज द वर्क। ये पूरा का पूरा एरिया क्या देता है? ये वर्क देता है, ठीक है भाई। वर्क समझ में आया? ग्राफ के थ्रू अगर इसको मैं समझाना चाहूँ तो समझ में आ रहा है ग्राफ? ये कर्व कौन सा है? ये कर्व क्या बता रहा है भाई? प्रोसेस बता रहा है कि भाई आपने जो गैस को PI VI TI से PF VF और TF पे जो आप ले गए हो, तो आपने इस प्रोसेस को लिया है ना, आपका ये प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस। तो पीवी, अगर आप अगर आप इंटीग्रेशन पे जाओगे ना, तो इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन का एक और फॉर्मूला होता है। ये जो इंटीग्रेशन होता है, पी डीवी जो होता है ना, ये एरिया देता है, ये एरिया भी देता है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन का, ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिफिनिट इंटीग्रेशन, दिस इज VI, दिस इज VI। ये सब आगे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ज्यादा स्ट्रेस मत लेना अगर मान लो कुछ ये समझ में नहीं आ रही होंगी, तो ये सब कुछ आगे पढ़ना है डिटेल से। बट थोड़ा थोड़ा, अगर थोड़ा थोड़ा रट के भी चलोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, इसलिए प्लीज इसको देखो। ये क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिफिनिट, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है ना, अगर लिमिट लग जाता है तो डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, लिमिट नहीं लगा होता है तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है ना, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये कहना क्या चाहता है ज्योमेट्री से, मैं इसको क्या समझता हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफिनिट इंटीग्रेशन? डिफिनिट इंटीग्रेशन से आप क्या समझते हो? तो बेसिकली ये P और V के बीच का क्या देता है? एरिया देता है। तो आपको वर्क निकालना है ना, वर्क क्या देगा? इसका एरिया देगा, तो एरिया मैंने निकाल लिया, दिस इज एरिया, ठीक है। चलो अब सारे प्रोसेस का मैं वर्क डन निकालता हूँ, आ जाओ सारे प्रोसेस का वर्क डन निकालते हैं ना। पहला प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मैं वर्क डन निकालने जा रहा हूँ, आइसोथर्मल प्रोसेस। चलो आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोलते हैं भाई? आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोलते हैं बताओ, कोई बताओ। आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। मेरा वर्क डन क्या है भाई? वर्क डन होगा P dV VI से लेकर के VF, ये मुझे निकालना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था P में ही कुछ कुछ V का जो फंक्शन है वो P में छुपा हुआ मिलेगा आपको, आपको वो ढूंढना होगा। P जो है ना, P में V छुपा हुआ होगा। अगर नहीं छुपा रहेगा तो इसको मैं बाहर लेके चला जाऊंगा भाई। P में अगर V नहीं छुपा होगा तो मैं बाहर लेके चला जाऊंगा। P में V छुपा हुआ रहता है, तभी तो इसको अंदर जबरदस्ती मुझे रखना पड़ता है। तो P में V कैसे छुपा हुआ इसको देखो। PV बराबर NRT, आपको पता है क्या? PV बराबर NRT, T कांस्टेंट है ना, तो P को मैं क्या लिख सकता हूँ? N
आर टी बाई वी लिख सकता हूं क्या? बताओ भाई, पी को मैं लिख सकता हूं यहां से? चलो इसका वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो भाई पी का, एन आर टी बाई वी इंटू एन आर टी कॉन्स्टेंट है कि एन भी कॉन्स्टेंट है, आर भी कॉन्स्टेंट है, और टी मेरा जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम टेम्परेचर क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है, तो एन भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स, आर भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट, तो तीनों को बाहर निकाल लो। बताओ भाई, क्लियर है यहां तक? डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन कोई बता सकता है क्या? बताओ भाई, डीवी बाई डीवी का इंटीग्रेशन कोई बता वी सकता है स्केयर क्या? बाय टू, वी स्केयर बाय टू। नहीं नहीं, गलत है। चलो और कोई बताओ भाई, डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन कोई बताओ। एल एन वी होता है क्या? एल एन वी होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन देखो कैसे होता है, डी एक्स बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो एल एन एक्स होता है, ठीक है। और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, ठीक है भाई। बताओ, इंटीग्रेशन समझ में आया? एल एन वी का एल एन वी कहाँ से आया? डी एक्स बाई एक्स के फॉर्म पे है ना, तो ये सिंपली एल एन वी हो जाता है। और एल एन जो, जब भी मैं एल एन लिखता हूँ ना, एल एन का जो बेस होता है ना, वो लॉग ई होता है ना, हमेशा ई पे ही। एल एन का मतलब है लॉग, एल एन का मतलब क्या होता है? लॉग, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखा करो, ठीक है। बोलो, किसी को कोई दिक्कत हो रही है यहां तक? सबका क्लियर है भाई? बताओ, सौरभ बताओ, खुशबू, वेदिका, गणेश, विनोद, सबका क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछो। मयंक, निधि, ठीक है, आगे बढ़े हम। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई, इसको आगे प्रूफ करते हैं। चलो, अब क्या आ गया मेरा? मेरा वर्क आ गया। अब आइसोथर्मल निकाले ना, इसके बाद हमें अभी दो तीन और प्रोसेस के लिए निकालना है। वर्क बराबर एन आर टी एल एन, एल एन वी आया था ना, वी आई से वी एफ। चलो, लिमिट कैसे पुट करते हैं भाई? लिमिट कैसे पुट करते हैं? पहले अपर लिमिट पुट किया जाता है एंड देन फाइनल लोअर लिमिट माइनस पुट किया जाता इनिशियल। है। या यस, तो इसको मैं पुट करूंगा, एल एन वी एफ माइनस एल एन वी आई। आपने एक और फॉर्मूला पर रखा है क्या? एल एन ए माइनस एल एन वी जो होता है, वो एल एन ए बाई बी हो जाता है। बताओ भाई, ये फॉर्मूला पर रखे हो ना? ठीक है, बताओ। ठीक है। उसी तरह से एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एल एन ए प्लस एल एन बी, इसका जो होता है वो एल एन ए टाइम्स बी हो जाता है। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आप लोग देख लो यार। चलो ठीक है, एन आर टी एल एन वी एफ बाई बी एम, ये कौन सा फॉर्मूला है भाई? ये आइसोथर्मल का है ना? ये किसका आया है? ये किसका आया है? ये आइसोथर्मल का है ना? ठीक है, क्लियर है भाई? बताओ आइसोथर्मल का कैसे आया? ये रटना है ना आपको, याद रखना है इसको, आइसोथर्मल प्रोसेस का, इसको याद है। चलो दूसरे पे आते हैं, आइसो बारीक पे आते हैं। मैं देखा, मैंने आपको क्या बताया था? पी जो होता है, पी में छुपा रहता है ना, इस पी में क्या था? एक वी छुपा हुआ था ना, इस पी में एक वी छुपा हुआ था, ठीक है। इसलिए मैं इसको डायरेक्ट, इसको मैं पी को मैं यहां से निकाल करके मैं बाहर लेकर के नहीं आ सकता हूँ, ये मेरी मजबूरी है। पी में एक वी छुपा हुआ था, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला प्रोसेस है मेरा, दूसरा प्रोसेस है मेरा आइसो बारीक, आइसो बारीक प्रोसेस। आइसो बारीक प्रोसेस किसको बोलते हैं भाई? बताओ, जिसमें किसी को पता प्रेशर है आइसो बारीक? कांस्टेंट होता है, या जिसमें यस प्रेशर यस, कांस्टेंट प्रेशर, होता है। यस प्रेशर कांस्टेंट होता है। चलो भाई, इसके लिए वर्क डन निकालो। कितना मेरे पास फॉर्मूला क्या है? बेसिक वी एफ, वी एफ नहीं यार, वी आई, सर वी आई है यहाँ पे। वी आई, हाँ वी आई से वी एफ पे जाऊंगा, और पी और डीवी, ठीक है। ये फॉर्मूला है ना हमारे पास। चलो, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है क्या? आपने पहले ही बोल दिया भाई कि अगर एक ऐसा प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब पता नहीं ये कैसे कांस्टेंट करके कैसे इसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, बट ये प्रोसेस है, मुझे नहीं पता कैसे बढ़ाते हैं।
बट ये एक प्रोसेस है जिसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए इस रूम में अगर गैस भरा हुआ है, उस गैस के प्रेशर को मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, और एट द सेम टाइम मैं इस दीवार को ना बगल में लेके भी जा रहा हूँ और प्रेशर मेरा कांस्टेंट रह रहा है। पता नहीं कैसे प्रोसेस ये किया जाता है, बट ये अगर बोल दिया गया तो बोल दिया गया। चलो आ जाओ, प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकता हूँ ना। अब इस प्रेशर में वी नहीं छुपा हुआ है, अब इस प्रेशर में वी नहीं छुपा हुआ है, ये प्रेशर कांस्टेंट बोल दिया इसने। प्रेशर का 5 पास्कल अगर है तो ये 5 पास्कल हमेशा रहेगा। वॉल्यूम को आप बढ़ा लो घटा लो जो करना है कर लो। इस प्रेशर को अगर आपने एक बार फिक्स कर दिया कि भाई इस गैस का प्रेशर 5 पास्कल है, तो प्रेशर जितना बढ़ाना है बढ़ा लो, जितना घटाना है घटा लो, ये 5 पास्कल फिक्स कर रखा है। तो अब मैं इस पी को बाहर लेके जा सकता हूँ, तो बाहर लेके आ जाओ भाई। डीवी का सिंपल, डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी होता है। मैंने आपको पहले भी ये बताया था ना, अगर आइसोबारिक प्रोसेस होता है तो उसमें आप डायरेक्ट जो है ना, बिना इंटीग्रेशन का कुछ सॉल्व होगा तो वो वर्क डन सिर्फ आप आइसोबारिक में निकाल सकते हो और किसी में नहीं। आइसोबारिक का जो वर्क डन होता है वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, मैंने आपको बताया था ना। अभी जस्ट मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर आइसोबारिक का जो वर्क डन होता है ना वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। बाकी आइसोबारिक के अलावा सारे केस में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इस पी में ना कहीं एक वी छुपा हुआ होता है। इस पी के अंदर एक वी छुपा हुआ रहता है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। मगर अगर प्रोसेस ही बोल दिया भाई, उसने बोल दिया, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये प्रोसेस आइसोबारिक है, तो पी कांस्टेंट हो गया, मैं पी को बाहर लेके चला गया, मेरा वर्कडन निकल गया। तो वर्कडन के लिए इतना इंटीग्रेशन, अगर आपको आइसोबारिक बोल रहा है तो ये सब मत करने लगना, ये पूरा प्रोसेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पी को बाहर निकाल रहे हैं, डायरेक्ट निकाला करो आइसोबारिक में डायरेक्ट। बाकी किसी में नहीं, बाकी सब में हम लोग यूज करेंगे। तीसरा प्रोसेस आ जाओ, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है भाई, बताना जिसमें वॉल्यूम कोई। कांस्टेंट होता है। या तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, ठीक है। चलो मेरे पास फॉर्मूला क्या है भाई वर्क डन का, इंटीग्रेशन पी ईडीवी डीवी। अगर अगर वी v आई मेरा टू डी एफ। कांस्टेंट है, हाँ अगर ये मेरा v कांस्टेंट है तो इसमें होने वाला चेंज कितना होगा भाई, v को मैंने कांस्टेंट कर रखा है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, जीरो होता है क्या, कोई यस सर। डाउट है क्या। या जीरो होता है, राइट, गुड। तो इसका डीवी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का जो वर्क डन होता है ना वो ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है, फॉर आइसोकोरिक। ठीक है भाई, किसी को डाउट है तो पूछो। वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोक्लोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। पता नहीं है कैसे करते हैं लोग, मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आपको मैं आइसोकोरिक बोल रहा हूँ तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। डीवी इज व्हाट इज डीवी, डीवी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है ना भाई, छोटा सा चेंज है। डीवी क्या है, एक छोटा सा चेंज है भाई, छोटा सा भी चेंज नहीं हो रहा है ना। मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर रखा है तो छोटा बड़ा का सवाल ही कहाँ उठता है, चाहे छोटा डीवी कर लो चाहे बड़ा डीवी कर लो, हो ही नहीं रहा है, मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया है। तो इस केस में हमारा वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, क्लियर है भाई सबको, बताओ। चलो अब आते हैं, हाँ ठीक है, कुछ डाउट है किसी को तो पूछ सकता है भाई। ठीक है, बताओ भाई, निधि, सौरभ, सत्येंद्र, सबका क्लियर है, विवेक, मयंक। हम्म, ठीक है, सौरभ, गणेश, आप लोग का बताओ भाई, कोई डाउट है किसी को, है ना। बहुत आसान है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आसान तो चैप्टर आपको मिलेगा ही नहीं, बहुत आसान चैप्टर, मतलब सबसे आसान चैप्टर ये थर्मोडायनामिक्स का सबसे आसान चैप्टर है ये, बस कोडिंग है, मतलब इतने जल्दी सवाल बनता है ना, इसका कुछ करने का नहीं। अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि डेल्टा क्यू जो होता है ना, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू जो होता है ना, आर पाथ डिपेंडेंट। ये दोनों क्या होते हैं, पाथ डिपेंडेंट होते हैं। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई। चलो इसको कैसे प्रूफ, इसको कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया ना, जो एरिया होता है वो क्या देता है भाई, जो पीवी कर्व का जो एरिया होता है वो क्या देता है। पीवी कर्व था, मान लो कि यहाँ पे इनिशियल इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर यहाँ पे था, इसको आपने किसी प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे ले आया, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। इनिशियल पे क्या होता है भाई, इनिशियल आई से आप क्या समझते हो और वी से आप क्या समझते हो। आई से आप समझना है कि यहाँ का प्रेशर जो है वो कुछ पी आई रहा होगा, वॉल्यूम वी आई रहा होगा और टेम्परेचर टी आई रहा होगा। इस पोजीशन पे कोई ऐसा एक इंस्टेंट है जहां पे इस रूम में जो भी गैस है उस गैस का प्रेशर
TI है, वॉल्यूम VI है और टेम्परेचर TI है। इसको आपने प्रोसेस लगाया ढेर सारा, आइसोकोरिक, आइसोथर्मिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, सब आप करते जा रहे हो। करके आपने क्या कर दिया, इसके वॉल्यूम को आपने चेंज कर दिया, प्रेशर को आपने चेंज कर दिया, आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया, PF, VF, TF। समझ में आया भाई, ये I और F क्या इंडिकेट कर रहा है। इस रूम में कुछ जो था ना, जो भी इस रूम का गैस था उसका इनिशियल प्रेशर PI, VI, TI था। आपने प्रोसेस अप्लाई किया ना, ढेर सारा प्रोसेस, ये 4 प्रोसेस तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे बहुत प्रोसेस हैं, इन्फिनाइट प्रोसेस है। तो इन 4 प्रोसेस में से कुछ भी एक उठा लो और आपने क्या कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, वॉल्यूम चेंज कर दिया, टेम्परेचर को चेंज कर दिया, PF, VF, TF, ये आपका ये प्रोसेस बता रहा है। ये प्रोसेस कुछ PV कर्व पे उसने कुछ ऐसे प्रेशर प्लॉट किया होगा। ठीक है, आपसे अगर मैं वर्क पूछूं तो आप क्या निकालोगे भाई, वर्क कैसे निकालोगे, इसका एरिया निकालना है आपको, V एक्सिस के साथ इसका एरिया निकालना है, इस एक्सिस के साथ एरिया, दिस इज द एरिया। ये एरिया अगर आप निकालने में सक्षम हो गए, अगर आप निकाल दिया तो दिस इज द वर्क डन। बताओ भाई, क्लियर है, दिस इज द वर्क डन ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस वर्क यस को ना, सर। अब इस वर्क को मैं कितने तरीके से और भी निकाल सकता हूँ, ये देखो, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैं क्या मैं निकाल सकता हूँ क्या, P और V। ये प्रोसेस यही था ना, देखो प्रोसेस में पिछला वाला यस यूज सर। कर रहा हूँ, ये I है, ये I है और ये F है, दिस इज द प्रोसेस। मुझे I से F तक ही ले जाना है ना, I से F तक ले जाना था, I से F तक ले जाने के और भी तरीके तो हो ही सकते हैं। लाइक मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको पहले यहाँ तक ले जाता हूँ और फिर यहाँ से मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ। ठीक है, मुझे I से F तक ही पहुंचना था ना भाई, मुझे टेम्परेचर को TF करना था, वॉल्यूम को VF करना था, प्रेशर को VF करना था। मैं इस प्रोसेस के थ्रू भी जा सकता हूँ। और क्या प्रोसेस हो सकता है भाई, और भी प्रोसेस हो सकते हैं, लाइक ये वॉल्यूम है और ये अगर प्रेशर है तो प्रेस मेरा इनिशियल और फाइनल यही है ना, इनिशियल और फाइनल मैंने सेम रखा हुआ है, ये I है और ये F है। इसका और क्या तरीका हो सकता है मैं इसको पहले नीचे ले जाऊंगा और फिर इसको मैं यहाँ पे लेकर के आऊंगा। ठीक है, ये और ये इस तरीके से भी मैं ला सकता हूँ क्या इसको, इनिशियल टेम्परेचर TI था, इनिशियल प्रेशर PI था, इनिशियल वॉल्यूम VI था, मैंने इसको चेंज करके फाइनल टेम्परेचर TF कर दिया, फाइनल प्रेशर VF कर दिया और फाइनल। अच्छा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है क्या, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मूव मूव मूव, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं भाई। ओके बाय 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 बाय, सॉरी मुझे याद नहीं था। चलो ठीक है, लीव 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 लीव। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू।